देखिए अपन ने आनुवंशिक की झलक रखी थी, इसके पार्ट 3 हो गए थे अपन ने, ठीक है। पार्ट 3 हो गए थे, तो पार्ट 3 में मैंने पृथक्करण का नियम बता दिया था तुम्हारे को, प्रभाविता का नियम मैंने तुम्हारे को बता दिया था। अब नेक्स्ट चलेगा तुम्हारा स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। कौन सा चलेगा? स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। ये पार्ट 3 में पढ़ेंगे अपन। कौन से पढ़ेंगे? तो ये पार्ट 4 में। किसे पढ़ेंगे? पार्ट 4 में पढ़ेंगे। कौन सा नियम? स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। तो पहले तो आपको ये याद होना चाहिए ये मेंडल के कौन से समीकरण पर आधारित है। ये मेंडल के द्विसंकर समीकरण पर आधारित है, और वो दोनों नियम किस पर आधारित है? वो एक संकर समीकरण पर आधारित थे, ठीक। चलो इसकी देख लेते हैं डेफिनेशन क्या होती है। देखिए बिल्कुल सेम आएगा। क्या है? यह नियम मेंडल के द्विसंकर संकरण, यह नियम मेंडल के द्विसंकर संकरण प्रयोग के आधार पर दिया गया। प्रयोग के आधार पर दिया गया है। ये लाइन बिल्कुल कॉमन है, लेकिन उनमें क्या करा था अपन ने? एक समीकरण लिखा था। इसकी जगह क्या लिखा था? एक समीकरण प्रयोग के आधार पर दिया गया। लेकिन ये नियम ध्यान रखना, यह नियम मेंडल के द्विसंकरण पर, कौन से पे है? यह नियम मेंडल के द्विसंकरण प्रयोग के आधार पर दिया गया। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। कौन से पे आधारित है? ये द्विसंकरण संकरण के प्रयोग पर आधारित है। इसके अनुसार देखिए, इसको नोट टेबल, इसके अनुसार F1PD में यहां थोड़ा सा चेंज होगा। F1PD में ध्यान रखना, वहां पर एक लक्षण लिया था अपन ने। F1PD में इसमें दो लक्षण, ध्यान रखना, वहां एक लक्षण के दोनों कारक भाग ले रहे थे। तो ध्यान रखना यहां F1PD में दो लक्षणों के बस ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट याद रखना यहाँ पे। F1PD में दो लक्षणों के कारक भाग लेते, ठीक है। यह नियम मेंडल के द्विसंकरण संकरण प्रयोग पर दिया गया, ठीक है। ध्यान रखना कौन से पे? F1PD में दो लक्षणों के कारक भाग लेते हैं। ध्यान रखना, जो मैं नीचे यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ वो मैंने चेंज किए थे, ठीक है। यह नियम मेंडल के द्विसंकरण संकरण प्रयोग के आधार पर दिया गया। इसके अनुसार F1PD में दो लक्षणों के कारक भाग लेते हैं तथा एक लक्षण के कारक दूसरे लक्षणों के दूसरे लक्षण के कारकों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक जोड़कर, देखिए एक लक्षण के कारक दूसरे लक्षण के कारकों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक क्रिया करते हैं, यह भाग लेते हैं, क्रिया करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? यानी
देखिए F1PD में दो लक्षणों के कारक भाग लेते हैं तथा एक लक्षण के कारक दूसरे लक्षण के कारकों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक क्रिया करते हैं या मिलकर क्रिया करते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक क्रिया करते हैं अर्थात एक लक्षण का प्रभावी के साथ ही नहीं अपितु अप्रभावी के साथ भी क्रिया कर सकते हैं। अप्रभावी के साथ भी क्रिया कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब समझिए क्या है। हमारे समझ में नहीं आ पाया तो देखिए इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर दोनों लक्षणों के कारक भाग ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं। F1PD में दोनों लक्षणों के कारक भाग ले रहे हैं तथा एक लक्षण के कारक दूसरे लक्षण के कारकों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक क्रिया बिल्कुल करते हैं। पर एक लक्षण के कारक है दूसरे लक्षण के साथ स्वतंत्रता पूर्वक क्रिया करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, अर्थात एक लक्षण का प्रभावी के साथ ही नहीं। यहाँ ये कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि एक लक्षण का जो प्रभावी होता है प्रभावी के साथ तो करेगा, ध्यान रखना, एक लक्षण का प्रभावी के साथ ही नहीं अपितु अप्रभावी के साथ भी क्रिया कर सकता है। बात समझ में आ गई? जैसे यहाँ कहने का मतलब यहाँ है जैसे एक चोर है लड़का और एक साहूकार। ठीक है, जैसे साहूकार के साथ तो रह सकता है, लेकिन ध्यान रखना साहूकार के साथ ही नहीं अपितु चोर के साथ भी रह सकता है। यहाँ ये कहने का मतलब है। ठीक है, ध्यान रखना भाई, यहाँ पर प्रभावी के साथ तो क्रिया करेगा, लेकिन ध्यान रखना प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण के साथ भी क्रिया कर सकता है। ध्यान रखना, ये कहने का मतलब यहाँ पे अर्थात एक लक्षण का प्रभावी के साथ ही नहीं अपितु अप्रभावी के साथ भी क्रिया कर सकते हैं। ध्यान रखना, क्रिया कर सकते हैं तथा एक लक्षण का अप्रभावी दूसरे लक्षण के प्रभावी के साथ क्रिया करता है। बस यही स्वतंत्र अपीरण का नियम है। ठीक है, ये मैं नियम लिख क्यों रहा हूं क्योंकि ये नियम है जो इंपॉर्टेंट है। किसी पूछा जाता है एक नियम। ठीक है, स्वतंत्र अपीरण के नियम को बताइए, एक प्रभाविता के नियम को बताइए। ठीक है, इसी कारण मैं इनको अच्छे तरीके से लिख रहा हूं। और एक बार और मैं बता देता हूं डायग्राम के माध्यम से। जैसे दोनों लक्षणों के कारक मैंने यहाँ पे ले लिया, देखो एक तो बीज का रंग ले लिया मैंने और एक याद रखना और एक उसकी आकृति ले ली मैंने। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने F1PD में दो लक्षण ले लिए। दो लक्षण कौन कौन से ले लिए देखिए। ठीक है, अब देखिए ये कौन सा है तुम्हारा पीला, ये कौन सा है गोल्ड। दो लक्षण ले लिए मैंने, एक तो बीज का रंग ले लिया पीला है या हरा है और एक बीज की आकृति ले ली मैंने गोल है झुर्रीदार। ठीक है, दो ले लिया ना। देखो F1PD में दो लक्षणों के कारक भाग बिल्कुल भाग ले रहे हैं। इसमें पीला ये हरा हो गया और ये झुर्रीदार हो गया। कौन सा हो गया ये झुर्रीदार। ठीक है, अब यहाँ से मैंने एक वाई बड़ी ले ली एक आर ले ली, यहाँ पे बात हो गई है बिल्कुल सेम है। ठीक है, यहाँ से एक छोटी वाई ले ली एक छोटा आर ले लिया, ये आपस में क्या करेंगे यहाँ पे क्रिया करेंगे। अब क्रिया करते ही क्या बनेगा यहाँ पे यूनस बनेगा। क्या बनेगा यूनस। अब यूनस बनते ही क्या बनेगा यहाँ पे देखो बड़ा वाई छोटा वाई, साथ लिखो बड़ा आर छोटा
ये यहाँ पे युग्मज बन गए। क्या बन गए? ये युग्मज बन गए ये। ठीक है, अब इस युग्मज से देखो 4 प्रकार के कारक भाग गए। कौन कौन से? इस y की इस r के साथ क्रिया तो बड़ा y छोटा, सॉरी बड़ा y बड़ा, एक तो ये वाला कारक बन गया बड़ा y। अब देखिए इस बड़े y क्रिया r के साथ तो बड़ा y छोटा r, ठीक है, एक ये कारक हो गया। इस छोटे y क्रिया देखो छोटा y बड़ा, एक ये वाला कारक हो गया। और एक हो जाएगा छोटा y छोटा। कितने कारक बन गए? इसके 4 कारक बन गए। अब इसका मतलब समझिए, देखो F1 पीढ़ी में 2 लक्षणों के कारक भाग लेते हैं, बिल्कुल भाग लेते हैं। पर द्वितीय समीकरण पर आधारित है ये प्रयोग, बिल्कुल सही है कि यह नियम मेंडल के द्वितीय समीकरण प्रयोग पर आधारित है। इसके अनुसार ये कौन सी पीढ़ी है तुम्हारी? F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी, ठीक है। F1 पीढ़ी में 2 लक्षणों के कारक भाग ले रहे, बिल्कुल ले रहे हैं, पीला और गोल। एक तो रंग ये हो गया पीला, बीज का जैसे किसी बीज का रंग हो गया पीला है, कौन सा? एक तो ये वाला हो गया और एक गोल है जोड़ीदार। तो दोनों लक्षण हो रहे हैं भाग, ध्यान में 2 लक्षणों के कारक भाग ले रहे, बिल्कुल ले रहे हैं। तथा एक लक्षण के कारक, ध्यान रखना, एक लक्षण के कारक दूसरे लक्षण के कारक के साथ स्वतंत्रता पूर्वक मिलकर क्रिया करते हैं। अब देखो यहाँ पर देखो एक लक्षण के कारक, यहाँ पर देखो एक लक्षण क्या हो गया तुम्हारा? किसी बीज का रंग हो गया। अब एक लक्षण का कारक जैसे मान लो पीला है, पीला किसके साथ क्रिया कर रहा है? पीला क्रिया कर रहा है किसके साथ? गोल के साथ। देखो पीला गोल हो गया। ध्यान देवे यहाँ पे कि एक कारक दूसरे लक्षणों के कारकों के साथ स्वतंत्र पूर्वक क्रिया कर, बिल्कुल क्रिया कर रहा है। पीला किसके साथ क्रिया कर रहा है? जोड़ीदार के साथ भी करेगा क्रिया, पीला हरे के साथ भी कोई क्रिया करेगा, ध्यान रखना। तो यही बोल रहा है कि एक लक्षण के कारक दूसरे लक्षण के कारकों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक क्रिया करते हैं। अब देखो इसमें ये क्रिया करके बना लिया ना, यहाँ पर एक लक्षण दूसरे लक्षण, देखो यहाँ पर एक लक्षण कौन सा है भाई? एक तो पादप के बीज का रंग हरा है या कौन सा है? पीला है, ठीक है। अब ये तो पीला हो गया, एक लाल हो गया, ये क्या हो गया? पीला, ये तो पीला हो गया, गोल हो गया, पीला गोल आकृति है बीज की। तो इसमें एक कारक ये होगा, एक कारक ये होगा। ये तो बात कह रहा हूं यहाँ पे कि एक कारक के लक्षण, एक लक्षण के कारक दूसरे लक्षण के साथ क्रिया करके स्वतंत्र को बिल्कुल कर रहे हैं। यहाँ पे एक कारक ये हो गया, एक कारक ये हो गया। एक कारक कौन सा हो गया? बीज का रंग हो गया, कौन सा है? पीला है या हरा है, ठीक है। और एक ध्यान रखना बीज की आकृति हो गई, गोल है या झुर्रीदार है, एक क्रिया करके ध्यान रखना। अर्थात एक लक्षण का प्रभावी के साथ ही क्रिया कर रहा है। जैसे मान लो ये नहीं है कि बड़ा y के साथ ही क्रिया करेगा, प्रभावी होता है, ये अप्रभावी के साथ भी क्रिया कर सकता है। भाई बड़ा y बड़ा r के साथ ही क्रिया करे, ये कोई पता नहीं छोटे r के साथ भी क्रिया कर सकता है। एक लक्षण का प्रभावी के साथ नहीं है, फिर अप्रभावी के साथ भी क्रिया कर सकता है। तथा एक लक्षण का अप्रभावी दूसरे लक्षण के प्रभाव के साथ क्रिया करने के कहलाएगा स्वतंत्र अपव्यय का नियम कहलाएगा, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से पढ़ना, ठीक है। ये नियम हो गया तुम्हारा स्वतंत्र अपव्यय का नियम। अब देखिए इस लेसन में छोटी छोटी कुछ परिभाषाएं रह रही हैं, आनुवंशिक शब्दावली, ठीक है। उनको एक बार मैं रिपीट मार देता हूँ, ठीक है। कौन कौन सी शब्दावली छोटी छोटी देख लीजिए। जैसे देखते हैं अपन, एक है जीन, सबसे पहले तो जीन आएगा, इसमें जीन ही है। इसमें देखिए क्या होता है जीन, जीन देखते हैं, क्या देखते हैं? जीन, जी जी, ठीक है। अब ध्यान दें जीन
होते क्या है आपको पता होना चाहिए कि जीन क्या होते हैं। अब आपने गुणसूत्रों का नाम सुना है, कितने जोड़ी होते हैं मनुष्य में 23 यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र हमारे मनुष्य के शरीर में पाए हैं। 46 गुणसूत्र होते हैं, कितने होते हैं पर एक जोड़े में 2 होते हैं ना, ठीक है ध्यान रखना। 23 जोड़ी गुणसूत्र हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है ध्यान रखना। तो जीन होती है जैसे हमारे गुणसूत्र होते हैं, देखिए ठीक है। जीन होते हैं ये ध्यान रखना डीएनए से बने होते हैं, किसके बने होते हैं डीएनए, डीएनए की फुल जानते हो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, अम्ल होता है। ये जीन होता है डीएनए से बनी हुई गुणसूत्रों पर सूक्ष्म यानी अति सूक्ष्म रचना होती है। क्या होती है ध्यान रखना, जीन होती है जो गुणसूत्रों पर डीएनए से निर्मित, किससे निर्मित होती है जीन, यानी डीएनए से निर्मित जीन गुणसूत्रों पर अति सूक्ष्म रचना में पाई जाती है। किससे बनी होती है ये डीएनए से, ये अपने गुणसूत्र होते हैं, ये गुणसूत्रों पे बनी होती है। ये किसका निर्धारण करती है जीन, ये लक्षणों का निर्धारण करती है, किसका, जैसे मनुष्य के जो लक्षण बनते हैं ना उनका निर्धारण ध्यान रखना जीन करती है। कौन करती है जीन। जीन से पहले ये सब चलता था कारक, इसको जीन को ही कारक कहा जाता है, ध्यान रखना पहले कहा जाता है लेकिन वर्तमान में इसको क्या कहने लगे जीन कहने लगे, लेकिन इससे पहले कारक कहा जाता है, ठीक है। इसकी खोज जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में की थी, ठीक है ध्यान रखना। तो ध्यान रखना जीन किस में पाए जाते हैं गुणसूत्रों पर, यानी जीन गुणसूत्रों पर निर्मित डीएनए से निर्मित एक अति सूक्ष्म रचना होती है, ध्यान रखना। ये हमारे शरीर में लक्षणों का निर्धारण करती है, कौन करती है जीन। देखिए ये शब्द सर्वप्रथम जीन शब्द या खोज जीन शब्द सर्वप्रथम 1909 में जॉनसन ने नाम, किसने जॉनसन ने दिया, किसने दिया थे जीन शब्द सर्वप्रथम 1909 में जॉनसन ने दिया, ठीक है। अब देखिए जीन कहां पाई जाती है, यह है डीएनए से निर्मित गुणसूत्रों पर निर्मित गुणसूत्रों पर अति सूक्ष्म मात्रा में निर्मित होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना यह डीएनए से, किससे निर्मित होती है डीएनए, यह डीएनए से निर्मित गुणसूत्रों पर अति सूक्ष्म मात्रा में निर्मित होती है, गुणसूत्रों पर पाई जाती है, ठीक है रचना होती है, अति सूक्ष्म मात्रा में निर्मित होती है, यह रचित होती है जो भी है, ठीक है। अब देखिए ये क्या कार्य होता है इसका, यह लक्षणों का निर्धारण करती है, किसका करती है, यह लक्षणों का निर्धारण करती है, ठीक है। यह लक्षणों का निर्धारण करती है, कौन करती है जीन, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा जीन, छोटा टॉपिक था। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट, अब है एक छोटा सा टॉपिक युग्म विकल्प क्या होता है, देख लीजिए युग्म विकल्प, युग्म विकल्प क्या होता है। अब जैसे मान लो एक लक्षण को एक कारक प्रभावित करता है, आपको पता है, तो यहाँ पे क्या करना है, एक लक्षण को प्रभावित करने वाले जीन में देखो, एक लक्षण को प्रभावित करने एक लक्षण को प्रभावित करने वाले
जीन के दोनों समूह। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि एक लक्षण को प्रभावित करने वाले जीन के दोनों, आपको पता होना चाहिए एक लक्षण के दो कारक होते हैं। वही बात आ रही है कि एक लक्षण को प्रभावित करने वाले जीन के दोनों समूह, दोनों समूह का मतलब यहाँ ये होता है या लंबा होगा या बौना होगा। बात समझ में आ रही है? दोनों युग्म विकल्पी, ठीक है। युग्म विकल्पी मतलब जैसे विपर्यास लक्षण होते हैं ना, जैसे मान लो करने वाले जीन के दोनों समूह, जैसे मान लो यहाँ पे दोनों टी क्या है, लंबे है, तो एक लंबा हुआ है, ठीक है, और दो में टी क्या है, जैसे मान लो ये बौना हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखना एक लक्षण को सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, एक लक्षण को प्रभावित करने वाले, हाँ, एक लक्षण को प्रभावित करने वाले जीन के दोनों समूहों को युग्म विकल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी, ठीक है। अब दोनों युग्म विकल्पी, दोनों क्या हुए, दोनों समूह क्या हुए, जो विपर्यासी लक्षण होते हैं ना, अरे भाई विपर्यासी लक्षण होते हैं, देखिए अरे विपर्यासी लक्षणों को ही बोला जाता है युग्म विकल्पी। विपर्यासी लक्षण कितने जोड़ी थे? 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों पर मेंडल ने अध्ययन किया था, नहीं किया था? किया था। 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण ये तो होते हैं एक लक्षण को प्रभावित करने वाले जीन के दोनों स्वरूप भी क्या होते हैं? विपर्यासी लक्षण होते हैं, ये युग्म विकल्पी कहलाते हैं। जैसे लंबापन हो गया, एक बौनापन हो गया, ठीक है, बौनापन हो गया, एक गोल हो गया, एक झुर्रीदार हो गया, ठीक है। ये 7 जोड़ी होते हैं, कितने जोड़ी होते हैं? उसमें गोल हो गया, लंबापन हो गया, बौनापन हो गया, ठीक है। ध्यान रखना ये क्या होते हैं? इसके युग्म विकल्पी होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट, देखिए ये गोल हो गया, ये जोड़ीदार है, ठीक है। लंबापन हो गया, गोल, ये जोड़ीदार, ठीक है। अब इधर देखिए, अब नेक्स्ट हेडिंग है अपनी समयुग्मनजी। समयुग्मनजी, दूसरा है विषमयुग्मनजी। विषमयुग्मनजी, ठीक है। देखिए समयुग्मनजी, विषमयुग्मनजी, ये इसी से बने हुए शब्द हैं, समयुग्मनजी, विषमयुग्मनजी, ठीक है। क्या होता है? एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले, एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी, कौन से? पर एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी सम हो, सम का मतलब समान हो, ध्यान रखना। एक लक्षण को नियंत्रित करने, ऐसे बोल सकते हो डायरेक्ट कि एक जीन के दोनों युग्म विकल्पी जब समान हो तो समयुग्मनजी, जब एक जीन के दोनों युग्म विकल्पी असमान हो या समान नहीं हो तो कौन सा होगा? वो विषमयुग्मनजी। ऐसे भी कह सकते हो आप कि एक जीन के दोनों युग्म विकल्पी यदि समान है तो वो समयुग्मनजी कहलाएगा। जैसे जीन के दोनों युग्म विकल्पी समान हो, कितने? समान हो, वो कौन सा कहलाएगा? समयुग्मनजी कहलाएगा। जैसे डबल टी ले लिया मैंने, ये डबल टी ले लिया, तो दोनों युग्म विकल्पी क्या है इसमें? अरे लंबे हैं बिल्कुल, और शुद्ध क्या है? शुद्ध लंबे है, शुद्ध बौने हैं। तो ये तो बोला है जीन के दोनों युग्म विकल्पी समान हो, ये दोनों समान है, ये दोनों समान है, ठीक है। तो क्या क्या बन गया इसमें? समान में क्या बन गया? तो ध्यान रखना समयुग्मनजी कहलाता है। जैसे देखो
जैसे शुद्ध लंबा और शुद्ध कोना, तो दोनों क्या है, समान है, तो ये कहलाएगा समयुग्म जीन। तो एक जीन के दोनों युग्म विकल्पी यदि समान है तो वो समयुग्म जीन, यदि एक जीन के दोनों युग्म विकल्पी असमान हो तो वो विषम युग्म जीन। यदि ऐसे भी लिख सकते हो, यदि या ऐसे कैसे बिल्कुल सेम लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर दोनों समयुग्म असमान होंगे। क्यों? यदि एक जीन के दोनों युग्म विकल्पी असमान हो, दोनों युग्म विकल्पी असमान मतलब देखो, जैसे एक टी लंबा है और एक टी छोटा है। अब देखो इसमें यदि एक जीन के दोनों युग्म विकल्पी असमान, देखो बड़ा टी है ये छोटा टी, तो ये कौन सा में आएगा आपका, विषम युग्म में आएगा। इसमें आएगा विषम युग्म। अब तुम बोलोगे कि हम तो बड़े टी ले लिए, ये नहीं आएगा इसमें, ये समयुग्म, क्योंकि दोनों समान है, ध्यान रखना। और दोनों डबल टी ले लिए छोटे टी, ये भी किसमें आएगा, अगर समान में आएगा तो समयुग्म। जो समान होगा समयुग्म जी, जब एक जीन के दोनों लक्षण जब एक जीन के दोनों युग्म विकल्पी असमान हो तो ये आएगा आपका विषम युग्म में। जब एक जीन के एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी क्या हो, समान हो तो आएगा किसमें, समयुग्म में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब आता है तुम्हारा एक प्रभावी अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण, दूसरा है अप्रभावी लक्षण। बिल्कुल सेम है, इनको क्या याद करो, देखिए इसमें प्रभावी लक्षण क्या है, ऐसे लक्षण जो F1PD में ऐसे लक्षण जो F1PD में अपने लक्षणों को क्या कर देते हो, प्रदर्शित कर देते हो। ठीक है, यानी ऐसे लक्षण जो F1PD में अपने लक्षणों को प्रदर्शित कर देते हो, ठीक है, वो प्रभावी कहलाएंगे। ऐसे लक्षण जो F1PD में अपने लक्षणों को प्रदर्शित कर देते हो, ठीक है, वो तो कहलाएंगे प्रभावी। और जो F1PD में अपने लक्षणों को प्रभावित नहीं करेंगे या उनको प्रदर्शित नहीं करेंगे तो कौन सा होगा, अप्रभावी लक्षण। बात नहीं सही? जैसे आप कितना पढ़ते हो, एक तो ये निर्भर करता है, और एक आप नहीं पढ़ते हो। यदि आप पढ़ाई का प्रदर्शन दिखा दिया, जैसे मान लो को सुनता है तो आप सबको सुना दिया, तो आप क्या हो गए, प्रभावी हो गए, उस स्कूल में इंटेलिजेंट हो गए। ठीक है, और यदि आपने अपने लक्ष्य जैसे पढ़ाई को नहीं जैसे किसी के सामने बताया तो आप अप्रभावी कहलाओगे। ठीक, बात हुई यहाँ पर कि F1 ऐसे लक्षण जो F1PD में अपने लक्षणों को प्रदर्शित कर देते हो, यानी F1PD में अपने लक्षणों को प्रदर्शित कर देते हो तो प्रभावी, और जो नहीं करते हो वो अप्रभावी। ध्यान रखना, तो बिल्कुल सेम है, इसमें अंतर कहाँ है, लक्षणों को प्रदर्शित नहीं करते हैं, यहाँ पर क्या जाएगा, नहीं करते हैं। ध्यान रखना, प्रभावी लक्षण वो कहलाएंगे जो अपने लक्षणों को प्रदर्शित कर देते हैं, प्रभावी जो नहीं करते हैं अप्रभावी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब है तुम्हारा जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप। मैं तुम्हारे को ये बता दिया तुम्हारे पहले, लक्षण प्रारूप, और एक है जीन प्रारूप। तो लक्षण प्रारूप में क्या होता है, किसी सजीव की बाह्य आकारिकी का, किसी सजीव की बाह्य आकारिकी, ध्यान रखना,
लक्षण प्रारूप में क्या होता है, किसी सजीव की बाह्य आकारिकी का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन करते हैं, ध्यान रखना, किसी सजीव की बाह्य आकारिकी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, लक्षण प्रारूप कहलाता है। और किसी सजीव की आनुवंशिक रचनाओं का, किसका, आनुवंशिक, मैंने बताया ना लक्षण प्रारूप में क्या होते हैं, जैसे एक भी लक्षण समान दिखा देते हैं तो उसको एक तरफ रख देते हैं, ठीक है, और जो बिल्कुल अलग अलग होते हैं वो इसमें आएंगे जीन प्रारूप में। यानी इसमें किसी सजीव की आनुवंशिक रचनाओं, किसको, आनुवंशिक रचनाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। ठीक है, लक्षण प्रारूप में क्या होता है, किसी सजीव की बाह्य आकारिकी का अध्ययन किया जाता है। और जीन प्रारूप में क्या होता है, किसी सजीव की आनुवंशिक रचनाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अब इसके बाद है तुम्हारा एक संकरण आता है, द्विसंकरण आता है, बहुसंकरण आता है, ठीक है, क्या क्या आता है, एक संकरण आता है, बहुसंकरण आता है, ठीक है। यहां तक नहीं कि लक्षण प्रारूप हो गए, जीन प्रारूप हो गए, ठीक है। अब हम इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।